Friends, Very good evening, friends. Today is the first session for this batch for preparation of limited insolvency examination. Some of the information has already been shared in the group. There is an information regarding logging into IBBI website for online registration of exam. But I would like to clarify that this online registration for exam is not a prerequisite for attending these classes, because these are basically preparatory classes, and we will run this batch at least for a month and even thereafter. Once you have joined this group, it is our earnest duty to see that you qualify the exam. If you qualify the exam in this batch itself, fine. Otherwise, we will add you to next batch also, and next till the time you pass the exam and you leave the group on your own. Our purpose is not at all commercial. Our basic motto is to help members in evolving themselves and preparing themselves for a new professional opportunity, which is going to widen in scope in the times to come. All the material is generally available on my website www.carkgupta.com. So you can download any material, and that keeps on changing also. We keep on changing the material there also based on the syllabus, and syllabus in all probability is likely to change with effect from 1st of January 2022. So you should mentally prepare yourself to pass this exam before 31st December 2022 in all probability. And in December, there is a lot of rush for this slot availability, and slots are usually not available. So you should target for November end, that by November end, in all probability, I have to pass this exam. Because otherwise, syllabus might undergo a change with effect from 1st of January. So before I take you to the journey of this insolvency and bankruptcy code, I would like to invite CA RK Soni ji to guide you further on the issue. RK Soni ji, please. thank you, Gupta ji. Good evening, everyone. ये जो सफर एक यस लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन, हम लोग आईबीसी की क्लास गुप्ता जी के माध्यम से 2018 से गुप्ता जी की अद्भुत सेवाएं जो एक स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट को टीचिंग देने के लिए, उसको गाइड करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट को अपने ध्यान में ना रखते हुए पब्लिक की सेवा कर रहा है, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। बैच लगातार 2018 से चले आ रहे हैं। शुरू में गुप्ता जी ने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, उसके बाद कुछ लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ, उसके आसपास से फिर ये जूम और ये मीटिंग्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने लगी। तब से गुप्ता जी रेगुलरली, मतलब मुझे जहाँ तक याद है शायद 2-3 दिन कभी गैप नहीं रहा होगा, रेगुलरली। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सोनी जी की। जी जी सर, अब ठीक है क्या? हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, ब्रेक हो रही है अभी भी। या तो अब ठीक है सर? या तो आप ना, मुझे लगता है डायरेक्टली उस पे देखो, आप चेक करके लैपटॉप पे डायरेक्टली चेक करके देखो, ब्लूटूथ की वजह से तो नहीं हो रही कहीं? ब्लूटूथ से ही है कनेक्टिविटी इशू होगा सर, कनेक्टिविटी भी हो सकता है। हाँ जी। या तो आप अपनी वीडियो बंद कर दो, उससे कनेक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओके ओके, राइट सर। आई एम ऑडिबल नाउ? Yes, you are audible. Yes. तो सर एक्चुअली अब ये जो आज से हम ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस क्लास के लिए सबसे पहले जो गुप्ता जी ने जो पीपीटी ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर की है, मैंने भी
उसको शेयर की थी। तो मैं स्टूडेंट्स को, मैं मतलब पार्टिसिपेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उसको आपको प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के लिए क्या है कि वैसे देखने में तो वो काफी सारे पेजेस की नजर आती है, लेकिन इनफैक्ट थोड़ा सा क्या है कि आपको कोई प्रोफेशनल जो फोटोस्टेट मशीन वाला है, जिसके पास डबल साइड कॉपियर फोटोस्टेट मशीन है, उससे आपको बहुत सारी किताब की तरह इसको प्रिंट करवाना है। इसको प्रिंट करवाने में क्या है कि आपको एक पेज पर 2 पीपीटी मिल जाएगी और बैक साइड में भी 2 पीपीटी मिल जाएगी, मतलब आपने 4 पीपीटी को एक पेज में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा मेरा सजेशन ये है कि जब आप प्रिंटिंग कराने जाएं तो आईबीबीआई के साइट से आप अपना सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट ले लीजिए। तो सबसे ऊपर आपको, अब सोनी जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी सर, अब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, यस सर प्लीज। आप अनम्यूट कीजिए अपने को। यस अब ठीक है सर। हाँ ठीक है जी। ओके, सो मेरी सजेशन ये थी कि हाउ टू स्टार्ट विद योर स्टडी मटेरियल। तो गुप्ता जी ने सबसे पहले एक सेक्शन बाय सेक्शन कवरेज एक पीपीटी ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी शेयर की हुई है। इस पीपीटी को कोई अच्छे फोटोकॉपियर मशीन वाले बंदे से इसको डबल साइड में आपको प्रिंट करवाना है, और इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके, मतलब 2 पीपीटी एक पेज पर आपकी आ जाएगी। इससे क्या होगा कि एक पेज के फ्रंट पेज पे 2 पीपीटी, बैक साइड में 2 पीपीटी, तो इस तरह से बुक की तरह आपको इसको फोटोकॉपी करवानी है। ये पेपर फोटोकॉपी हो जाता है, पूरी पीपीटी फोटोकॉपी हो जाती है सेक्शन बाय सेक्शन कवरेज की। तो इसमें ऊपर आपको सबसे पहले जो आईबीबीआई का सिलेबस है उसको ऊपर रखना है, देन पीपीटी, और लास्ट में आपको 50 से 60 पेज ब्लैंक छोड़ना है। उसको आप सारे पेपर को मिला के आपको स्पाइरल करवाना है, मतलब एक बुक की टाइप में वो आपका काम आएगा। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब भी आप अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सिलेबस आपके सामने होगा, उसके नीचे पीपीटी होगी। पीपीटी भी इस टाइप की है कि वहाँ आप वर्किंग नोट अपने बना सकते हैं सेपरेटली, आपको कोई नई कॉपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट के 40-50-60 पेज जो आपको ऐड करने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आपको अपने वर्किंग नोट्स में काफी सपोर्ट करेंगे। So this was my submission. Gupta ji, please take over. ओके ओके, थैंक यू जी। So let me share my PPT with you. Okay. I hope my screen is visible now. Yes, sir, visible. हाँ जी। So whatever Soni said, I would like to add a caveat to it. You need not get it printed अभी से। आप पढ़ते रहिए साथ साथ में, और उसको अपने हिसाब से, क्योंकि क्या होता है कई बार हम बीच में भी चेंज कर देते हैं। हमारे पीपीटी में भी कई बार गलतियां भी होती हैं, तो आपको लगेगा कि भाई मान लो आप पहले ही आपने कुछ चेंज कर, फिर हम कभी भी बीच में चेंज कर देते हैं। जैसे डिपेंडिंग अपॉन फीडबैक फ्रॉम मेंबर्स, क्या होता है ये चीजें हर बार चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मेंबर्स की फीडबैक आती रहती है, वी गेट इन टच विद एग्जामिनीज ऑल्सो। Suppose somebody appeared in the exam, and we try to incorporate those things in the our study material as well. So it is use your discretion whether to do it now or to do it afterwards. Some people ask me how to study, how to start study. So I would like to tell you that you have to start with a basic understanding of the code, and the provisions of the code as are applicable up to 31st December 2020 are covered in our syllabus. But you may find it difficult at times to get hold of a book which is updated up to 31st December only, because you in all probability will get a more updated version.
say containing amendments up to 31st May or something like that. Then you have to find from there what are the amendments which are not covered in our syllabus. Because we are not, there is a cut-off date for every syllabus, and the cut-off date here is 31st December 2020. As an alternative, you can download the IBBI code, this IBC code from the website of IBBI as well. So it depends upon how you study. Some people try to study through printouts only, and some people are very much comfortable with this laptop or even mobile. So it entirely depends upon you how you want to study. So let me start with something on this. So this is my presentation on Insolvency and Bankruptcy Code 2016. I have made an attempt to make it section wise. The coverage here is not exhaustive. I have tried to cover only the important provisions, but you as an examinee are expected to go through all the provisions, not the provisions which I have selected here. If we start with a basic understanding of the code, then it is divided into 5 parts. And in some of the parts, there are more than one chapter. And in some of the parts, there is only one chapter. Like part 1, it is preliminary. It contains sections 1 to 3. And the definitions contained in part 1, they apply to the whole of the code. Oh, I forgot, I think, to record the session. So let me record the session also. No, okay. It is being recorded. Okay, sorry. Then part 2. Part already on. Okay. Part 2, part 3, part 4, and part 5. So these are the various chapters and then related sections. It is divided into 255 sections. But the amendments to the respective sections, they are named as, say, 238A or something like that. So there are in all probability more than 255 sections, but section numbers are only up to 255. Besides that, there are 12 schedules, because this IBC code, it actually, there were amendments to the various earlier acts like Companies Act, Partnership Act, Customs and Excise, SICA, and the corresponding amendments, they are contained in those schedules. So let us see in brief, what is this IBC? Why need for this IBC? Because the existing framework for insolvency and bankruptcy resolution, it was considered to be inadequate, ineffective, and it was found that it is resulting in undue delays. So various committees and commissions were there, which recommended consolidation of insolvency and bankruptcy laws, because earlier they were spread, like insolvency and bankruptcy of companies, it was covered in Companies Act, of partnership in respective acts. But there was a need to consolidate all these laws into one. In November 2015, this Bankruptcy Law Reforms Committee was formed, and it recommended the Insolvency and Bankruptcy Code, and it was introduced in the Parliament in December 2015. And almost all the recommendations of this Bankruptcy Law Reforms Committee were incorporated in the Insolvency and Bankruptcy Code. Why the name code? Because besides the act, besides the sections, it contains regulations, it contains rules, notifications, circulars, guidance notes. All are included in our syllabus. The objective of the code is to consolidate and amend the laws relating to Insolvency Acts of 1909 and 920 and amend several acts. And this code, it aims at promoting investments as well as the resolution of
insolvency of corporate persons, firms, and individuals. So the basic purpose is not recovery. It is not a recovery mechanism. It has been held in various judicial pronouncements that it is not aiming at recovery. It is aiming at promoting investments. It is aiming at resolution of insolvency of corporate persons, firms, and individuals in a time-bound manner. And the adjudicating authorities here are NCLT for corporate persons and Debt Recovery Tribunal for individuals and partnership firms. And one of the unique features of the code is that it separates commercial aspects of insolvency and bankruptcy proceedings from judicial aspects. Because when we analyze any company which has gone into some financial trouble, so there could be various angles to study that insolvency and bankruptcy proceedings and the remedial actions to be taken. There could be commercial considerations. There could be judicial aspects. So the commercial aspects are taken care here by the committee of creditors, with about which we will read in detail. And the judicial aspects, they are left to the discretion of the NCLT and DRT, which are the adjudicating authorities. And it also provides for establishment of the insolvency professional agencies and information utilities. These insolvency professional agencies, they are just like, say, our institute. We are a chartered accountant. We are being regulated by ICAI. Similarly, here, if you become an insolvency professional, there is an agency between which regulates your conduct. That is IIIP ICAI. Similarly, there are other agencies also. One promulgated by ICSI and then ICWA. You can get attached with any of these and you can change also, subject to NOC from both the insolvency professional agencies. So basically, agencies are like our institute, to which you are required to periodically inform about the assignments. You are required to remit a certain percentage of fees and so on and so forth. And information utilities. Information, there is only one information utility as of now. That is National E-Governance Services Limited, NESL. If you go to the site of NESL, then you will find that various bankers are furnishing information, because it is basically a repository of financial information which is yet in formation stage. About that, we will read in detail. This statement of objection reasons is very important. Before enacting any act, there is always a statement of objection reason why this act or why this code is being brought into force. So statement of objection reasons we should read again and again. It says there is no single law in India that deals with insolvency and bankruptcy process. Provisions are scattered. They are found in SICA. They are found in RDB Act, SURFACE, Companies Act. Multiple forums are there: BIFR, DRT, NCLT, and their respective appellate tribunals. Liquidation was hitherto being handled by high courts. Individual bankruptcy and insolvency was dealt under the Presidency Towns Insolvency Act and Provincial Insolvency Act, and thereafter by the courts. सर पीपीटी दिख रही है तो हाँ, पीपीटी नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही सर। क्यों? ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन नहीं दिख रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा सर। अच्छा, ऐसे कैसे? कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, मैं भी शेयर कर देता हूँ। तो होना तो नहीं चाहिए। मैं तो शेयर किया था पीपीटी, हो सकता है अगर वो रुक जाती है तो। नाउ इट इज विजिबल? अब नजर आ रही है नहीं? यस सर, अब नजर आ रही है। ओके ओके, आई एम सॉरी, आप मुझे पहले बता देते तो, लेकिन हो सकता है आपने सोचा हो वैसे ही बोल रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस है, इसमें हमें क्या देखना है? देयर इज नो सिंगल लॉ इन इंडिया दैट इज डीलिंग विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। ये जगह जगह पर फैले हुए हैं। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, आरडीबी, सरफेसी, कंपनीज एक्ट, मल्टीपल फोरम्स हैं, बीआईएफआर है, डीआरटीए, एनसीएलटी, एंड देन देयर appellate tribunals. Liquidation was being handled by high courts. Then individual bankruptcy and insolvency, that was dealt under the Presidency Towns Insolvency Act and the Provincial Insolvency Act, and thereafter by the courts.
So the existing framework, it was found inadequate, ineffective, and that it results in undue delays in resolution. Therefore, the proposed legislation. ये बताया गया भाई, इसलिए हम ला रहे हैं. ठीक है, क्यों ला रहे हैं ये कोड? ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective of the Insolvency and Bankruptcy Code 2015 is to consolidate and amend. Consolidation मतलब सारे एक्ट्स को इकट्ठे ले आना एक में ही. And amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals. सबको यहीं पर ही ले आए in a time bound manner. So time is also the of essence. For maximization of value, ये बहुत important चीज है. For maximization of value of assets of such persons, they want to maximize the value. It is not a money recovering suit. It is not a recovery mechanism. Basic purpose is maximization of value of assets of such persons to promote entrepreneurship, availability of credit, and balance the interests of all the stakeholders, including alteration in the priority of payment of government dues. Because जो प्रीवियस एक्ट थे उनमें क्या था? उनमें जो गवर्नमेंट ड्यूज थे दे वर एट हायर पेडेस्टल, उनको पहले रिकवरी के लिए प्रायोरिटी दी जाती थी. यहां पर उल्टा है, गवर्नमेंट इज टेकिंग अ बैक सीट इन आईबीसी and to establish an Insolvency and Bankruptcy Board of India. It is the regulator, IBBI. IBBI is the regulator, and matters connected therewith or incidental thereto. So this is the basic objective. An effective legal framework for timely resolution of insolvency and bankruptcy would support development of credit markets and encourage entrepreneurship. Because if a company is under financial stress and the promoters cannot run the company efficiently, they cannot pay, then there is a need to find a fresh buyer. There is a need to find some entrepreneur who is willing to take over that company. So it is in a sense encouraging entrepreneurship also. It will also improve ease of doing business and facilitate more investments, leading to higher economic growth and development. Insolvency and Bankruptcy Code 2016. 5 parts, 23 chapters, 12 schedules, 255 sections. Got the assent of the President on 28th May. Effective date 1st of December 2016. Although various provisions were enacted on different dates. Then part 1 is preliminary, containing sections 1 to 3. Then part 2, it relates to corporate persons. Insolvency resolution and liquidation for corporate persons. Part 3 relates to individuals and partnership firms. And part 4 is basically regarding the regulations of insolvency professionals, insolvency professional agencies, and information utilities. And part 5 is miscellaneous, which contains the various miscellaneous provisions and then various schedules. 12 schedules are there. These are the amendments in the 12th schedule. In our discussion, we read something about this Bankruptcy Law Reforms Committee. Let us see what is this committee. In the budget speech in 2014-15, Shri Arun Jaitley, the then finance minister, had stated that entrepreneur-friendly legal bankruptcy framework will be created for small and medium enterprises to enable them to exit business easily. So they are providing an easy exit route. It is very easy to establish a business, but at times it becomes very difficult to exit that business. So they are here providing the small and medium enterprises in friendly legal bankruptcy framework to enable them to exit business easily. So this was the need of the hour, as the entrepreneurs found that they were stuck with business organizations years after that business has failed. अरे भाई बिजनेस फेल हो गया, उसको जल्दी टाइम बाउंड मैनर में देखो, वो चला सकता है, अगर नहीं चला सकता तो दूसरे को दो, अगर दूसरा भी कोई खरीदने को तैयार नहीं तो उसको लिक्विडेट करो. बट ऑल दिस शुड बी डन expeditiously. Main बात है, starting a business was easy, but exiting it wasn't really a choice for them. The process of exit was too complex and tardy. कंपनी आपने बना तो ली, कंपनी को बंद करना बड़ा मुश्किल है. To bring back the confidence of the entrepreneur, it was essential
that the bankruptcy framework be reviewed and reformed. तो इन्होंने कहा कि भाई इसको रिव्यू करना है और रिफॉर्म भी करना है. तो इस बैकड्रॉप में क्या हुआ, ये BLRC बनी, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी. Chairman was Shri T.K. Vishwanathan, and this was set up in August 2014. Hereinafter it is called as Vishwanathan Committee. It submitted its report in November 2015 in 2 volumes. Volume 1, Text of Findings and Recommendations, and Volume 2, Draft Insolvency and Bankruptcy Code. I think this BLRC report is available on my website also, and you can tell me if it is not available, I'll get it uploaded. I hope it is already available. So you can go through that report. So it is in 2 volumes. Volume 1, Text of Findings and Recommendations, and Volume 2, Draft Insolvency and Bankruptcy Code. Recognizing that there are multiple contradictory elements in the legal arrangements, the committee took up the task of drafting a single unified framework which deals with bankruptcy and insolvency by persons other than financial firms. So financial service providers, they were considered separately. हाँ वरुण चांदना जी बोलिए प्लीज. कहाँ गए वरुण चांदना जी? वो 1 मिनट मैं इनेबल कर देता हूँ, इसमें दिक्कत आएगी. तो अनम्यूट तो हो ही रहा है, फिर क्या दिक्कत है? एनीवे चलिए, सुदेश जी आप देख लेना. वरुण चांदना जी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं इनको. अनम्यूटेड तो है ही मेरे ख्याल से. ठीक है, अनम्यूटेड है सभी सर. वो कई बार क्या होता और- है कि ना, कई बार क्या होता है वो पहले कुछ पूछना चाहते हैं या कभी गलती से भी हो जाता है. एनीवे तो हम लोग यहाँ पर थे, सेटिंग अप ऑफ दिस विश्वनाथन कमेटी. तो इनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनी श्री टी के विश्वनाथन की. इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. इन्होंने क्या देखा, they observed that there are multiple contradictory elements in the legal arrangements. So the committee took up the task of drafting a single unified framework. एक ही लीगल फ्रेमवर्क हो जाए, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी, सबको एक ही जगह पर न्याय मिले. ठीक है, एक ही कोड में. सिर्फ इसमें क्या कहा गया कि फाइनेंशियल फर्म्स को इससे बाहर रखा गया. फाइनेंशियल फर्म्स के लिए उन्होंने कहा हम सेपरेटली नोटिफाई करेंगे. जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के रूल्स अब आ भी चुके हैं, वो भी रेगुलेशंस आ चुके हैं. Vishwanathan Committee was a firm belief that financial creditors alone can provide the best answer in resolving insolvencies, being a business decision. इन्होंने कहा भाई जिन लोगों ने लोन दिया है, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है, जिन्होंने लोन दिया है कंपनी को, वो वही बेस्ट आंसर दे सकते हैं कि भाई इसका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इसको कैसे रिजॉल्व करना है. ठीक है. The committee also observed that the failure of some business plans is integral to the process of the market economy. देखिए ऐसा है, जब आप बिजनेस करेंगे, हो सकता है आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है फेलियर हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं. ठीक है. अब जब फेल हो गया तो बेस्ट आउटकम क्या है? बेस्ट आउटकम है टू हैव ए रैपिड रीनेगोशिएशन. ठीक है, कि भाई आप रैपिड रीनेगोशिएशन करिए फाइनेंसर्स के बीच में टू फाइनेंस द गोइंग कंसर्न यूजिंग अ न्यू अरेंजमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड विद अ न्यू मैनेजमेंट टीम. भाई पुरानी मैनेजमेंट से नहीं संभल रहा, आप नई मैनेजमेंट ले आओ. अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर आप रैपिड लिक्विडेशन करो. When such arrangements can be put into place, the market process of creative destruction will work smoothly. Beautiful word, creative destruction. भाई आप किसी कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हो तो डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है ना, लेकिन क्रिएटिव हो रहा है. क्यों क्रिएटिव हो रहा है? कि आप यू आर अनलीशिंग द क्रेडिट. वहां पर जो पैसा ब्लॉक था, उस ब्लॉक पैसे को तो आप रास्ता दिखा रहे हो ना. अगर नया एंटरप्रेन्योर आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो आप उसको एक्सपीडिशियसली लिक्विडेट कीजिए विद ग्रेटर कॉम्पिटिटिव विगर एंड ग्रेटर कंपटीशन. अब इन्होंने कहा भाई 2 स्टेप प्रोसेस है, दोनों स्टेप फॉलो करने जरूरी है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन. नोटिसिंग दैट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ रेस्क्यूइंग द कंपनीज इज ससेप्टेबल टू मैनिपुलेशन एज इट अलाउज द डेटर प्रोमोटर टू सीक एंडलेस एक्सटेंशन. भाई अभी क्या हो रहा था, कंपनियों में तो एंडलेस एक्सटेंशन चलती रहती थी, हाई कोर्ट में 10-10 साल केस चल रहे हैं, वाइंडिंग अप में डाल दिया भाई, ठीक है, वो बंदे मर आ जाते थे, किसी को कुछ मिलता नहीं था. और
जो promoter है, as it allows the debtor promoter to seek endless extensions, the committee sought to restrict the resolution period to 180 days. उन्होंने कहा भाई ऐसा है, आप इसको 180 डेज में रिस्ट्रिक्ट करो, एक वन टाइम एक्सटेंशन मिलेगी 90 डेज की, as it felt that seriousness will come into decision making if the time is short. तो अगर टाइम आप शॉर्ट करोगे तभी सीरियसनेस आएगी. At the first instance, the insolvency resolution process will be underway in all cases. उन्होंने कहा भाई 2 स्टेज में करो. सबसे पहले तो ये देखो कि इसका जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है वो रिजॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता. अगर रेजोल्यूशन हो सकता है तो बेस्ट है, अगर रेजोल्यूशन नहीं हो सकता तो फिर आप लिक्विडेशन करो. बट इफ इट रिमेन्स अनसक्सेसफुल, liquidation is triggered. The 2-step process of resolution and liquidation was suggested by the committee in each and every case of insolvency and bankruptcy if the debtor commits a default or unable to pay its debts to creditor. इन्होंने कहा दोनों ही केसेस में जहां पर डिफॉल्ट है वहां पर आप रेजोल्यूशन भी पहले कोशिश करोगे, अगर रेजोल्यूशन नहीं होता तो ही आपको लिक्विडेशन करना है. ठीक. नो नीड ऑफ एनी गवर्नमेंट आर्म. उन्होंने कहा भाई गवर्नमेंट का क्या इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट की वजह से तो डिले ही हो रहा है. द कमिटी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड ब्रिंगिंग इन आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. उन्होंने कहा भाई देखो लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल नहीं है, ज्यादा एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी का कोई रेजोल्यूशन नहीं है. ठीक है. द नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ द कमिटी रिपोर्ट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलेटेड प्राइवेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. इन्होंने कहा भाई आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लाओ, प्राइवेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होंगे लेकिन उनको रेगुलेट करो. ठीक है. और वो इस काम को देखें to handle insolvency resolution process and then liquidation. There was deliberate attempt to keep away the official liquidation from the insolvency process. तो उन्होंने कहा भाई ये जो है जो ऑफिशियल आर्म्स को इशू के बीच में नहीं लाओ. अल्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी आईवीसी कोड की, क्योंकि जितने भी पुराने प्रोविजंस हैं जैसे हमारा इनकम टैक्स एक्ट है या और भी दूसरे हैं, वहां पर क्या लिखा रहता है कि भाई द ड्यूज ऑफ द गवर्नमेंट विल बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. इनकम टैक्स का भी कोई अगर ड्यू है तो इट कैन बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. लेकिन यहां पर इन्होंने कहा गवर्नमेंट टेक अ बैक सीट. भाई कब बिजनेस पहले ही मरा हुआ है, तुम उससे और अपने पैसे पहले निकालना चाह रहे हो, तुम थोड़ा सब्र करो, अगर बिजनेस चलेगा टैक्स भी आएंगे, तुम्हें भी पैसा मिलेगा. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा लेट गवर्नमेंट टेक अ बैक सीट. द डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल टू द क्लेमेंट्स एज सजेस्टेड बाय द कमिटी kept the government dues at a priority below the unsecured financial credit. इन्होंने इसको लोअर पेडेस्टल पे रखा कि भाई बाद में इनको पैसे दो गवर्नमेंट को, as it felt that in the long run this would increase the availability of finance, reduce the cost of capital, promote entrepreneurship and lead to faster economic growth. ठीक है भाई, किसी को बंद करके क्या कर लोगे आप, बिजनेस को बंद करके सोचो गवर्नमेंट में अपना पैसा पहले निकाल लूं, उससे क्या फायदा होगा, अगर बिजनेस चलेगा तो ज्यादा अच्छा है. The committee also observed that government also will be beneficiary of this process as economic growth will increase revenue. भाई बिजनेस बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी मिलेगा, सेल टैक्स भी मिलेगा, इनकम टैक्स भी मिलेगा. एक मिनट. It also felt that the efficiency announcement and consequent greater value capture through the proposed insolvency regime will bring in additional gains to both the economy and the exchequer. इकोनॉमी को भी गेन होगा और एक्सचेकर को भी गेन होगा. एक्सचेकर मतलब रेवेन्यू को भी गेन होगा. ठीक है. सिंप्लीफाइड फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल्स. एक इन्होंने यहां पर एक चीज रखी, एक फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस. फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस बेसिकली अभी इसमें कोई आया नहीं है इस प्रोसेस में, ये बेसिकली पॉलिटिकल एंगल से रखी जाती है कई सारी चीजें. भाई जब कोड बनाया गया उन्होंने कहा भाई अगर कोई इंडिविजुअल्स हैं जिसको बिलो ए पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है, तो उन्होंने एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस रखा. तो विश्वनाथन कमिटी सजेस्टेड ए सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर डिफॉल्ट बाय इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेश स्टार्ट वेयर स्पेसिफाइड लोन्स ऑफ ए लिमिटेड क्लास ऑफ बोरोवर्स कैन बी वेव्ड. ठीक है. बट दिस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल बैंक्रप्सी विल रिफ्लेक्ट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द इंडिविजुअल. उन्होंने कहा भाई जैसा है
एक आदमी है जिसकी इनकम ही मान लो कम है, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट का मतलब तुम्हें कुछ नहीं देना, तुम मौज करो, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट का ये मतलब है। लेकिन उसके रिकॉर्ड में एंट्री कर दो कि भाई ये एक बार राशन ले चुका है। स्पीड इज द एसेंस। Speed is of essence for the working of the bankruptcy court. The shorter insolvency resolution period, the committee felt, would trigger quick decision making by the creditors about the fate of debtor, and if the resolution fails, the liquidation value of assets will not suffer a greater fall or diminution. देखिए ऐसा होता है, if liquidation takes 10 years, then naturally there will be a greater fall or diminution in the value. एक प्रोजेक्ट है, एक स्टील प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। अब वो स्टील प्लांट मान लो चल नहीं पा रहा, आपको उसको लिक्विडेट करना। लिक्विडेशन मान लो डिले वगैरह करते करते आपने 10 साल लगा दिए, वो तो जंग लग जाएगा, वो बिल्कुल स्क्रैप हो जाएगा। आपने वही काम 180 डेज में कर लिया तो कम डिमिनिशन होगा वैल्यू में, ठीक है। द कमिटी नोटेड दैट डिले कॉजेस वैल्यू डिस्ट्रक्शन। उसके बाद में अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज सेटिंग अप ऑफ रेगुलेटर्स। सो विश्वनाथन कमेटी सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया to oversee the functioning of insolvency professionals and information utility. तो उन्होंने कहा भाई जो insolvency professionals है, we read about this private regulated insolvency professionals, so there should be some agency, ठीक है। तो it suggested the establishment of IBBI to oversee the functioning of insolvency professionals and information utilities. The committee envisioned the bankruptcy law should not be burdened with bankruptcy process. उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, इसको प्रोसेस को अलग रखो, जो प्रोसेस में जो भी रूल्स बनाने हैं, जो रेगुलेशंस बनाने हैं, क्योंकि क्या होता है कोड में अगर ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर दोगे आप, तो कोड में बार बार अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। कोड में अमेंडमेंट तो आपको पार्लियामेंट के थ्रू है, लेकिन रेगुलेशंस जो है, रेगुलेशन तो आईबीबीआई के पास है, रेगुलेटर है वो, ठीक है ना, तो आईबीबीआई अमेंड कर देगा अपने आप। तो कमेटी ने कहा भाई कोड में आप ज्यादा वजन मत डालो, ठीक है, और लेट इट इवॉल्व थ्रू रेगुलेशंस। क्योंकि क्या होता है कि एज टाइम पासेस तो समटाइम्स वी गेन विजडम आल्सो थ्रू पैसेज ऑफ टाइम। तो उन्होंने कहा कि इट शुड इवॉल्व थ्रू रेगुलेशंस अलाउइंग मच नीडेड फ्लेक्सिबिलिटी टू द रेगुलेटर टू अमेंड देम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट कमिटीज ऑन बैंक्रप्सी लॉ। सो दीज वर द वेरियस कमिटीज। पिछले 100 इयर्स में ये कमेटी बनी, ठीक है, 64 से लेके 81, 91, दिस यू कैन गो थ्रू, इट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। व्हाट वाज द की डिफरेंस? जो पुरानी कमेटी थी वो पुराने को ही तोड़ मरोड़ती रहती थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दे रीरोट द होल कोड। पुरानी वाली में दे जस्ट टिंकर्ड विद द एग्जिस्टिंग लॉज। द की डिफरेंस बिटवीन द पास्ट कमिटीज एंड विश्वनाथन कमेटी lies in their approach. Past committees worked on the existing laws and suggested either incremental change in the existing laws or creation of additional laws, treating the broad landscape of bankruptcy process as given. Vishwanathan Committee, they had the mandate of comprehensive reform, covering all aspects of bankruptcy of individuals and non-financial firms, including but not restricting to limited liability corporations. So, not only the Vishwanathan Committee examined the law relating to individual and corporate bankruptcy and insolvency, it also looked at debt recovery laws in a holistic manner, leading to deeper redesign of the entire resolution process rather than working on strengthening any single piece of it. एक minute. तो इन्होंने क्या किया, रीराइट कर दिया पूरे कोड को। अब इसका ब्रॉड फ्रेमवर्क समझते हैं है कैसे। भाई हमें पता है एक तरफ गवर्नमेंट होती है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ बनाता है, गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेगुलेटर बना दिया इसके लिए, आईबीबीआई, ठीक है। वेबसाइट है ibbi.gov.in, जहां पर आपको सिलेबस मिलेगा, केस लॉज मिलेंगे, डिसिप्लिनरी केसेस मिलेंगे, बहुत चीजें मिलेंगी। आप इस साइट को विजिट करिएगा। रेगुलेट करेगा किसको? आईबीबीआई। दे विल रेगुलेट
the insolvency professionals and insolvency professional entities. ठीक है? So what an insolvency professional has to do to become an insolvency professional, he has to pass the limited insolvency examination. He has to undergo 50 hours of mandatory training. He has to enroll with insolvency professional agency and registered with IBBI. And these insolvency professionals, they may assume different roles as IRP, RP, liquidator, bankruptcy trustee, administrator, etc. etc. Besides insolvency professionals, there are agencies, IPA, insolvency professional agencies. They are also regulating the conduct of insolvency professionals. But these insolvency professional agencies, they are also under the overall control of IBBI. तीन हमारे इंस्टीट्यूट हैं, सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू, तीनों ने अपनी अपनी इंसॉल्वेंसी प्रोविजनल एजेंसी बना रखी। आप सीए हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको सीए की एजेंसी के पास ही जाना है, आप सीएस वाली एजेंसी के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, चेंज भी कर सकते हो दोनों से एनओसी लेके। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, एनईएसएल, क्या काम है? इट इज बेसिकली ए रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, विच इज फेड इनटू द सिस्टम ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी। आप वहां पर जब एनईएसएल की साइट पे जाएंगे, आपको मिलेगा पीएनबी हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एनईएसएल, यूको बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स। वो क्या करते हैं, जब भी कोई आदमी लोन लेता है उसकी इंफॉर्मेशन वहां पर देती है। जब भी कोई लोन का रीपेमेंट हो जाता है तब भी उसकी इंफॉर्मेशन वहां पर जाती है। कोई नया चार्ज क्रिएट होगा, इंफॉर्मेशन जाएगी। इस तरह जैसे एमसीए में, इसी तरह से एनईएसएल। धीरे धीरे डेटा बढ़ता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जबकि एनईएसएल से ही डेटा आपको निकालना पड़ेगा। आपने डेट लिया था, प्रूव करना है, एनईएसएल की साइट से रिकॉर्ड निकाल लो, वही कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा, आपको कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक और भी चीजें, आप एग्रीमेंट दिखा सकते हो, आप बैंक ट्रांजेक्शंस दिखा सकते हो, इस तरह से। ये एपेक्स कोर्ट वाले को हम इसको नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स। एक तो है फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है? जिसने लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है? जिसने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की हैं। और कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी इटसेल्फ। तो ये तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्पोरेट डेटर के लिए कौन एप्लीकेशन देगा? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ठीक है, तो ये अप्लाई किसको करेंगे? एनसीएलटी को। ठीक है, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस। और अगर ये इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म में तो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर का डिफरेंस भी खत्म कर दिया उन्होंने कह दिया क्रेडिटर, क्रेडिटर या डेटर। ठीक है, तो वो अप्लाई करेंगे किसको? डीआरटी को। एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहां पर होगी? एपीलेट ट्रिब्यूनल में। और डीआरटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहां पर होगी? डीआरएटी में। ठीक है, और इन दोनों के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील होगी फिर सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट का बड़ा ही लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, जिसके बाद में बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पार्ट 1। पार्ट 1 हमारा है प्रिलिमिनरी। ये क्या कहता है? एक तो ये कहता है कि सेक्शन 1 जो है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि अब वो सेक्शन 370 लग गया तो जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 कहता है कि किन किन पर ये एप्लीकेबल है। कंपनीज incorporated under 2013 or any previous Companies Act, companies governed by any special act, LLP, any body corporate, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, इंडिविजुअल, मतलब सब पर ही एप्लीकेबल है। ठीक है, और पर्सनल गारंटर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। इंसॉल्वेंसी से डील करता है, लिक्विडेशन से डील करता है, वॉलंटरी लिक्विडेशन से डील करता है, बैंक्रप्सी से डील करता है। सेक्शन 319 बात करता है डेफिनेशन की कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज ए आज हम सेक्शन 3 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, सेक्शन 3 के बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आपके मन में भी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, दैट आल्सो वी विल टेक अप। ठीक है, उसके बाद में फिर कल से फिर सेक्शन वाइज कवरेज प्रॉपर्ली चलेगा। तो सेक्शन 319 है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले तो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन पास करना है, उसके बाद में आपको एनरोल करना है अंडर सेक्शन 206 विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जिसके बारे में हमने बताया आपको 3 एजेंसीज हैं। देन यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ अंडर सेक्शन 207 विद आईबीबीआई।
ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोविजनल एजेंसी क्या है? इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 20. So it's a person registered with IBBI under section 201 as IPA. We will read about it in detail. Section 3 subsection 21 information utilities. It is a person registered with IBBI under section 210 as information utility. कौन सी है? NESL, National E-Governance Services Limited. 323 it talks of person, individual, HUF, company, सब कुछ इसके अंदर आ गया. And it includes person resident outside India also. And person resident in India, it is defined under section 2V of FEMA 99. तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहां से हमें डेफिनेशन लेनी है? ये फेमा से लेनी है. सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट में राइट है, टाइटल है, इंटरेस्ट और क्लेम टू प्रॉपर्टी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर which secures payment and includes mortgage, charge, hypothecation, assignment, but it does not include performance guarantee. Financial sector regulator कौन है? It is an authority constituted to regulate services of financial sector and includes RBI, SEBI, IRDAI, ठीक है, PFRA, etc. etc. Claim क्या है? Claim means right to payment. चाहे वो फिक्स्ड हो, डिस्प्यूटेड हो, अनडिस्प्यूटेड हो, लीगल हो, इक्विटेबल हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड. या राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंदर क्लेम में शामिल है. इट गिव्स राइट टू राइट टू पेमेंट. फिक्स्ड हो सकता है, मैच्योर्ड हो सकता है, अनमैच्योर्ड हो सकता है, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड. कॉर्पोरेट पर्सन कौन है? इसमें कंपनी भी इंक्लूड है, LLP भी इंक्लूड है, और एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लायबिलिटी. लेकिन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को इससे बाहर रखा गया. फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के भी रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे सेपरेटली. उसके बाद सेक्शन 3 सबसेक्शन 10 क्रेडिटर कौन है? पर्सन टू हुम डेट इज ओड. इन इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर भी आ गया, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी आ गया. ये क्रेडिटर की डेफिनेशन क्यों दी गई? क्योंकि वहां जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म में जब हम पढ़ेंगे वहां फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं, वहां वर्ड सिर्फ क्रेडिटर है. और ये जो सेक्शन 1 to 3 है, ये हमें मालूम है कि ये दे अप्लाई टू द होल ऑफ द कोड. ठीक है. तो क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम डेट इज ओड एंड इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड डिक्री होल्डर, जिसके फेवर में डिक्री इशू की गई, जिसके बारे में हम वो सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ेंगे, वो भी हमारे सिलेबस में है. फिर ट्रीटमेंट ऑफ होम बायर्स की बात आती थी कि भाई होम बायर्स जो है, होम बायर्स हैविंग एग्रीमेंट विद एश्योर्ड रिटर्न क्लॉज, दे आर ट्रीटेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. सेक्शन 311 बात करता है कि कमिटेड रिटर्न प्लान, इट इज इन द नेचर ऑफ ए डेट. ठीक है. कई बार हम पेपर में ऐड पढ़ते हैं कि भाई आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको 15% का इंटरेस्ट मिलेगा. तो वो जो है वो डेट की नेचर का ही है. सेक्शन 312 क्या कहता है कि डिफॉल्ट ट्रिगर्स इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. भाई ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है? ठीक है. डिफॉल्ट अगर होगा तो ट्रिगर होगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. और डिफॉल्ट होता कब है? डिफॉल्ट टेक्स प्लेस व्हेन डेट बिकम्स ड्यू एंड इज नॉट पेड. दोनों चीजें हैं. ड्यू भी होना चाहिए. इफ डेट इज नॉट ड्यू देयर इज नो डिफॉल्ट. इट शुड बी ड्यू एंड इट इज नॉट पेड, देन ओनली डिफॉल्ट टेक्स प्लेस. And the adjudicating authority has to merely satisfy itself that a default has occurred in case of a corporate debtor who commits a default of a financial debt. किसी ने लोन दे रखा है, उसको आपने पेमेंट नहीं किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वो पहुंच गया क्योंकि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है. फाइनेंशियल जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो ये देखेगी डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ. ठीक है. अगर डिफॉल्ट हुआ है तो वो एप्लीकेशन एडमिट कर लेगी. And different claims arising out of different agreements or work orders having different amounts and differing dates of default cannot be clubbed together for alleged default of debt, the cause of action being separate. So, लेकिन cause of action भी इसमें एक important concept है. 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो चारों प्रोजेक्ट है उनके लिए अलग अलग वर्क ऑर्डर इश्यूड है, तो वो सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, उनको आप क्लब नहीं कर सकते. फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑल्सो इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स ऑफ द डेट ऑफ द पर्सन, रिकॉर्ड ऑफ लायबिलिटीज व्हेन द पर्सन इज सॉल्वेंट, record of assets of person over whom security interest has been created, record of instances of default by the person against any debt, record of balance sheet, cash flow, such other information. तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर शामिल है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है?
इसमें शेड्यूल्ड बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 45(1) ऑफ आरबीआई एक्ट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, LIC, IDFC, UTI, ये सारे जहां पर 51% होल्डिंग इज गवर्नमेंट, और अदर इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या शामिल है ये हमें मालूम ही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब हम पढ़ सकते हैं इसको आराम से, खास इसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगा। एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन है? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर मीन्स ए पर्सन engaged in the business of providing financial services in terms of authorization issued or registration granted by a financial sector regulator। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से ने जिसको रजिस्ट्रेशन दे रखा है वही फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। वही प्राइवेट मनी लेंडर है जो कहीं रेगुलेटेड नहीं है, वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में नहीं आएगा। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इंक्लूड्स RBI, SEBI, IRDA, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये फिर बात करता है डिफरेंट डेफिनेशंस की। अभी हम यहीं पर रुक जाते हैं, चैप्टर पार्ट 1 तक ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक एवरीबडी कैन अनम्यूट, है ना, कोई भी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने को, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। आवाज चांदना जी पूछिए ना, वरुण चांदना जी पूछिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने को। अब हो गया सर, पहले नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन है ऐसे ही दिमाग में जो आ रहा है। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। ये सर, ये जो क्या कहते हैं, इसका जो प्रोफेशन का जो स्कोप है आगे, जैसे अभी तो लगभग 4,500-5 हजार इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं, और सर लगातार बढ़ भी रहे हैं। तो जिस तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बढ़ रहे हैं, मेरे को लगता नहीं उस तरीके से इतने सारे इंसॉल्वेंसी केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े केसेस की बात करें अगर, तो वाकई में कितना स्कोप है सर अगर देखा जाए तो? नहीं देखिए स्कोप तो बहुत है। ऐसा है, अभी इंडिया में बहुत सारा बिजनेस तो पार्टनरशिप फर्म्स के थ्रू होता है और इंडिविजुअल्स के थ्रू होता है। जी जी अभी जी इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म वाले तो आए नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो जब वो जी। लोग आ जाएंगे तो स्कोप तो बहुत बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं। और खाली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में कोई CIRP या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी नहीं है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं इस बिजनेस की। भाई आप क्या है, आप ये वाले जो रूल्स हमने बताए, IRP, RP, लिक्विडेटर, ये तो बन ही सकते हैं। इसके अलावा क्या है भाई, कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान बनाना है, वो कौन बनाएगा? वो भी तो प्रोफेशनली बनाएगा। वो कौन प्रोफेशनल बना सकता है? जिसको इस लॉ की नॉलेज होगी वही बना पाएगा ना। आप कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग में काम करते हैं, आपने देखा IBBI की वेबसाइट पर, आपने फॉर्म G देखा, ठीक है ना, आपने देखा भाई ये कंपनी बिकने के लिए तैयार है, तो आपने उस कंपनी की साइट विजिट की, उसके फाइनेंशियल स्टडी किए, और उसको किसी ऐसी कंपनी को सजेस्ट किया जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, कि भाई ये आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या बैकवर्ड इंटीग्रेशन या इसको साथ आप इसको खरीद करके आप ये कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो इस प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड है, जो अगर आपको इसकी डीप नॉलेज होगी तभी आप वो काम कर पाएंगे। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग पता क्या करते थे, पहले ARC का काम करते थे, बहुत सारे लोग करते थे ना, तो वो सब अब यहीं आने वाले हैं, और कहाँ जाएंगे? अब फील्ड यही रह गया। देखो ऐसे ना धीरे धीरे क्या होगा, लोगों को ये भी पता चल गया भाई DRT सरफेसी वगैरह में भी कुछ नहीं है, वो सब भी अभी ऑप्शन तो है कि वहां भी जा सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वो धीरे धीरे ये सब काम यहीं आने वाला है। सर कब तक सर वो एक्सपेक्टेड है इंडिविजुअल्स और फर्म्स का सर? अभी तो टाइम लगेगा जी, अभी हो सकता है देखो साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, लेकिन क्या होता है कि जब तक आप अपने आप को इक्विप कर सकते हैं इन चीजों के लिए, और फील्ड तो देखो बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं, काम तो आएगा ही। बल्कि अभी क्या हो रहा है कि प्रॉपर बंदे नहीं मिल रहे लोगों को काम करने के लिए। देखो काम होता क्या है, एग्जाम पास कर लेना अलग बात है, नॉलेज होना अलग बात है। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत काम है, स्कोप तो बहुत है, अभी भी है, और आगे तो और बढ़ेगा। क्योंकि एक दो लोगों को सर मैं जानता हूँ बेसिकली, मेरे वैसे तो फादर इन लॉ भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, इन लोगों को जानता हूँ, उनको तो छोटे छोटे केस IBBI ने अलॉट किए, उसमें किसी में 5 लाख का डिफॉल्ट है, किसी में 4 लाख का डिफॉल्ट है। हाँ देखिए ऐसा है ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि देखिए काम 2 तरह से आता है। एक तो ये कि आपको आएगा
जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, मान लो आपको जो है बैंक ने एंगेज किया है, ठीक है। अब जी। बैंक आपको किस तरह से एंगेज करेगा, बैंक के पास भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड के केसेस होते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, मान लो उसने आपको पैनल पे रख लिया, ठीक है ना, तो पैनल में वो देखेगा भाई इसका एक्सपीरियंस कितना है, कितनी कैसी फर्म है इसकी, उसके हिसाब से या आपकी कनेक्टिविटी के हिसाब से आपको काम देगा, ठीक है। जी जी जो एनसीएलटी के पैनल के थ्रू काम अलॉटेड होते हैं वो नेचुरली थके हुए काम मिलेंगे आपको, ठीक है जी। ना। तो जो इंडिविजुअल एफर्ट से आपको काम मिलेंगे, देखो प्राइवेट इंडिविजुअल जब आपको काम देता है ना, वो आपको तोल के देता है काम कि भाई यस दिस मैन कैन हैंडल माय वर्क, है कि नहीं। तो एनसीएलटी में तो क्या है, वो तो अनबायस्ड है, वो तो किसी को भी कुछ भी काम दे देते हैं अपने हिसाब से, जो काम को कोई नहीं ले रहा उसको वो बांट देते हैं, तो वो चीजें इसलिए। समझ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। और कोई ठीक है पूछे सर। सवाल? हाँ जी, हाँ पूछिए। वरुण चांदा जी, अच्छा सुरेंद्र राजादा जी पूछिए सर। Sir, if an individual advance a loan to a corporate who is not a financial service provider under 316 or not a financial institution, can he consider as a financial creditor for filing NCLT application? An individual advance a loan to a corporate who is not a financial service provider. डायरेक्टर को जानता था, उसने लोन दे दिया। इंडिविजुअल ने लोन दिया है। Individual has advanced a loan to a corporate because he was having a personal relation with the director. Now the company has default. Can he file an application? He is not a financial service provider, not regulated by any authority with respect to financial services. देखिए ऐसा है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी किसकी हो रही है, जो डिफॉल्ट कर रहा है। अगर डिफॉल्ट करने वाला कॉर्पोरेट है तो वो पार्ट 2 में कवर्ड है। अगर डिफॉल्ट करने वाला इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है वो पार्ट 3 में कवर्ड है। आई होप इट आंसर्स माय क्वेश्चन। तो पार्ट 2 में कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, लोन किसने दिया था वो एक अलग बात है। लोन तो जिसने मर्जी दिया हो, लोन तो दोनों लोग दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी दे सकता है, कंपनी भी दे सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी दे सकती है। हाँ जी राजा जी पूछिए प्लीज, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ जी राजा जी पूछिए। Yes, sir. Financial creditor need not be a financial service provider, but in the individual capacity, if he advances a loan to a corporate and it defaulted, then he is eligible to file application under. नेचुरल वो पार्ट 2 में चले जाएगा ना। बिल्कुल, मतलब वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, चाहे वो प्राइवेट साहूकार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसे है, ये तो ये है कि भाई देखो पार्ट 2 में क्या हो रहा था, पार्ट 2 में बैंक के अगेंस्ट में नहीं आप जा सकते थे, ठीक है ना। बैंक तो फाइल कर सकता था ना, पार्ट 2 में ये था। अब वो उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग सेट ऑफ रूल बना दिया, हालांकि उसमें भी ये लिखा कि सीआईआरपी वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे, बट वो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट डिफरेंट है उसमें रेगुलेशन में। उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है, 2-3 बातें मेन है उसमें, और एक चीज ये होती है कि वो गवर्नमेंट उसमें इनिशिएट करती है थ्रू रेगुलेटर। तो आरबीआई एक्चुअली इनिशिएट करता है इंसॉल्वेंसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स की, मतलब बैंक्स के अगेंस्ट में आप इंडिविजुअल नहीं जा सकता, समझ रहे हो। लेकिन किसी कॉर्पोरेट के अगेंस्ट में इंडिविजुअल जा सकता है। जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में भी जा सकता, उसके लिए सेपरेट रूल्स बना दिए ना उन्होंने। कहा भाई आरबीआई के थ्रू जाएगा, आरबीआई नोटिफाई करेगी, वो हम अलग से पढ़ेंगे उसको। और कौन थे पूछ रहे थे? थैंक यू सर। हाँ जी पूछिए। शर्मा जी थे मेरे ख्याल, आवाज नहीं आ रही आपकी, पूछिए। देखिए एन वीरजा चौधरी जी पूछ रहे हैं एनी रिस्ट्रिक्शन ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रोज पेपर दो,
You have to pay each time 1500 plus GST. तो आपको रोज पेपर दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है. As far as slot is available, so you can book a slot, pay 1500 plus GST, and then you can appear n number of times, no restriction. संगीता गुलाटी जी बोल रही है वी आर म्यूटेड. तो नहीं, म्यूटेड तो नहीं सुधीर जी. आप कोई भी सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. आप पूछिए जो पूछना चाहे. संगीता गुलाटी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं?